हिमाचल प्रदेश के मनाली में रहने वाली विद्या का सामना होता है शैतान के मंदिर से। शैतान का मंदिर, आई नो आप में से बहुत सारे लोग शायद पहली बारी ही सुन रहे होंगे, लेकिन यकीन मानिए जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कितना भयानक होता है। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी भी हालत खराब हो सकती है सच्चाई जानने के बाद। आई नो आजकल तो हिमाचल में इस तरह की चीज़ें नहीं होती, लेकिन कुछ साल पहले तक इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती थी जहाँ पे शैतान का मंदिर भी एक रियल एग्जिस्टेंस थी। ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे लोग कुछ ऐसी चीज़ें पूजते थे जो भगवान नहीं होती और जो लोगों को बहुत कुछ देती हैं लेकिन लोगों से बहुत कुछ छीनती भी हैं। और अगर कोई बाहर वाला इंसान इनकी डिसरिस्पेक्ट कर दे या फिर इनकी पूजा करना शुरू कर दे तो उन पे भी ये शैतान हावी हो जाते थे, उनका फ़ायदा करवाते थे, लेकिन उनके फैमिली मेम्बर्स की जान भी लेते थे। आज का इंसिडेंट भी कुछ इसी तरह का है। हालांकि इस तरह की चीज़ें अब एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जब करती थी तब बहुत भयानक थी। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, साथ ही वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम बता सकते हैं, अपने सजेशंस भी दे सकते हैं, हमें इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप अपने इंसिडेंट हमें सीधा मैसेज बॉक्स में भेज सकते हैं। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया अमित नाम के इंसान ने। अमित ने बताया ये इंसिडेंट उनके गांव में 2002 के आसपास हुआ था। इस समय अमित की अपनी उम्र 14 से 15 साल थी। ये इंसिडेंट उन्हीं के पिता के जो भाई थे उन्हीं की फैमिली के साथ हुआ था, इसलिए उनको प्रिसाइजली सब कुछ याद है और सब कुछ उनको अच्छे से पता भी है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें हुई थी। उन्होंने अपने पेरेंट्स से पूछा और सब कुछ बहुत एक्सप्लेन्ड वे में हमसे शेयर किया है, जो आज आप भी जानने वाले हैं। अमित ने बताया उनके सराउंडिंग में इस समय रतन नाम के एक इंसान रहते थे। रतन की उम्र शादी की हुई थी। 2001 में उनकी फैमिली उनके लिए एक लड़की देखती है। ये जो लड़की थी ये उनके गांव से 6 गांव दूर एक गांव था, वहां पे रहती थी। इसका नाम था विद्या और बिना किसी अड़चन के रतन और विद्या की शादी भी हो जाती है। अब उस समय जो लड़कियां थी उनको इतनी फ्रीडम नहीं होती थी कि वो घर के बाहर ऐसे बिना मतलब के जा सके या फिर घूम फिर सके, जगहों को एक्सप्लोर कर सके। आजकल का ज़माना बहुत बदल चुका है, लेकिन उस समय गांव की जिंदगी बहुत डिफरेंट हुआ करती थी। इसी वजह से सिर्फ 5 से 6 गांव दूर ही रहती थी विद्या, मतलब कि 10 से 12 किलोमीटर ही दूर रहती थी, लेकिन फिर भी आज तक उसका रतन के गांव में आना जाना हुआ ही नहीं था। उनको रतन के गांव का कुछ पता ही नहीं था। खैर शादी के बाद विद्या रतन के घर पे शिफ्ट होती है, जिसके बाद वो इस गांव को जानना शुरू करती है धीरे धीरे। शुरू में वो अपने घर पे ही रहती थी, लेकिन उस दौरान ऐसा होता था कि जब भी शादियाँ होती थी, जो सास होती थी वो अपनी नई बहू को पूरे गांव के घरों में लेके जाती थी, हर एक इंसान से मिलवाती थी ताकि उसको आने वाले समय में आसानी हो सके, वो सबके साथ कंफर्टेबल हो सके। इसी तरह से विद्या धीरे धीरे इस गांव के लोगों को जान रही थी, लेकिन गांव के बारे में अभी उनको ज़्यादा पता नहीं था, या फिर गांव के जो सराउंडिंग्स थे उनको उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया नहीं था। शादी के कुछ महीनों के बाद ही, इनफैक्ट 2002 शुरू होते ही सर्दियों के ये दिन थे। इसी के चलते जो विद्या की सास थी वो उनको गाँव में आसपास घुमाना शुरू कर देती है। घुमाने का एक रीज़न था, असल में ज़्यादातर लोग उस दौरान चूल्हे पे खाना बनाया करते थे, मतलब गैस का इस्तेमाल नहीं होता था। इसी के चलते लकड़ियां भी लेके आनी पड़ती थी डेली के डेली। अब विद्या की शादी से पहले तक जो उनकी सास थी वो गांव की और औरतों के साथ इन्हीं जंगलों में जाती थी और लकड़ियां लेके आती थी। कभी कभार अगर वो खुद ना जाएं तो उनका बेटा जो रतन या फिर उनके हस्बैंड, जो दोनों ही लेबर का काम करते थे, बेसिकली जो रतन है वो एक मिस्त्री थे, वो दोनों लकड़ियां ले आते थे। मतलब इस तरह से रोज उनको लकड़ी चाहिए ही होती थी। लेकिन शादी के बाद जब कुछ महीने बीत जाते हैं तो विद्या को उनकी सास अपने साथ लेके जाना शुरू कर देती है। कभी कभार ये सास और बहू दोनों ही जंगल में जाती थी और सराउंडिंग से लकड़ियां लेके आती रहती थी।
मतलब इस तरह से होता है, जब भी सर्दियों का सीजन आता है तो धीरे धीरे लोग आगे बढ़ते जाते हैं। मतलब सबसे पहले अपने पास वाली जगह से लकड़ियां लेके आएंगे, फिर वहां की खत्म हो जाएंगी तो थोड़ा आगे जाएंगे। मतलब इस तरह से वो आगे आगे बढ़ते जाते हैं। इसी तरह से उनकी जिंदगी भी चल रही थी। वो लकड़ियां लेके आते थे और लाइफ काफी हद तक सॉर्टेड थी, ज्यादा कुछ काम नहीं थे, इसी तरह की जिंदगी थी। मर्द बाहर जाके काम करते थे, औरतें किचन का काम संभालती थी। लेकिन बीतते बीतते थोड़ा समय बीतता है, फरवरी का मंथ आता है। उसी तरह से ये दोपहर और शाम के बीच का समय था। मतलब सर्दियों के दिनों में वैसे भी अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन इससे पहले मतलब शाम होने से पहले का जो समय होता था, उसी दौरान ये लकड़ियां लेने जाते थे। इसी तरह से विद्या और उनकी सास लकड़ियां लेने निकल ही रहे थे कि अचानक से उनके घर पे कुछ गेस्ट आ जाते हैं। अब बात इस तरह से थी कि गेस्ट को ट्रीट भी करना है, किसी को घर पे भी रुकना है, लेकिन लकड़ियां भी बहुत ज़रूरी है। और उस समय पे मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे कि झट से रतन को या फिर उनके पिता को कॉल लगा दी कि इस तरह से गेस्ट आए हैं, आप थोड़ा जल्दी आ जाना या लकड़ियां ले आना। ये पॉसिबल नहीं था। उन्होंने शायद अंधेरा होने के बाद ही पहुंचना था, तो फिर उसके बाद लकड़ियां ले आ पाना बहुत मुश्किल था। दूसरी तरफ जो विद्या थी, वो एक तो बहुत ही ज़्यादा डिवोशनल थी, पूजा पाठ का उसको बहुत शौक था, और दूसरी बात वो बहुत ही ज़्यादा क्विक भी थी हर काम में। किचन का काम हो, कपड़े धोना हो, लकड़ी लाना हो, कुछ भी करना हो, वो बहुत जल्दी जल्दी ये सारे ही काम निपटा देती थी। इसी के चलते वहाँ पे भी यही डिसीजन लिया जाता है। विद्या अपनी सास को कहती है कि आप यहाँ पे रुकिए, जो गेस्ट आए हैं उनको अच्छे से ट्रीट कीजिए, उनको बैठाइए, बातें कीजिए, मैं थोड़ी ही देर में लकड़ियाँ लेके आती हूँ। अब यहाँ पे बात इस तरह से थी कि जो विद्या थी उनके लिए ये बात नई नहीं थी। इनफैक्ट उनकी सास भी जानती थी कि आसपास के जितने भी गांव थे उनमें सारी की सारी जो औरतें, लड़कियां जो होती थी, वो असल में इसी तरह से लकड़ियां लेने जाती रहती थी और उनको आदत होती है बेसिकली। तो विद्या को भी ये सारी चीज़ें पता थी। अपनी सास के साथ उसने जंगल भी देख लिया था घर के पीछे का। घर से लगभग 500 से 700 मीटर दूर ही जाना पड़ता था। वहाँ पे लकड़ियाँ मिल भी जाती थी और दिन के टाइम पे और भी सराउंडिंग में लोग होते थे। इसी के चलते विद्या की सास मान जाती है। विद्या को भेज दिया जाता है अकेले। विद्या लकड़ी लेने जाती है, लेकिन इस दौरान विद्या के दिमाग में कुछ और था। विद्या को ऐसा लग रहा था जहाँ से लकड़ियाँ पहले ले ली हैं, वहाँ पे लकड़ियाँ लेके आना बहुत लेंथी काम होगा। मतलब खींच के वहाँ से नई लकड़ियाँ निकालना थोड़ा सा लंबा काम होता है। इसीलिए उन्होंने प्रेफर किया कि वो घर से थोड़ा दूर चली जाएंगी, जहाँ पे जंगल में भी लकड़ियाँ लेने कोई पहुँचा नहीं है। विद्या वहीं पे पहुँचती है। डिस्टेंस उन्होंने लगभग 1 किलोमीटर का तय कर लिया था और ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पे देखने से लग रहा था कि अभी तक गाँव का कोई भी इंसान लकड़ी लेने पहुँचा नहीं है। बहुत ईजी था विद्या के लिए। झट से उसने लकड़ियाँ कलेक्ट की। लेकिन उसके बाद कुछ बहुत शॉकिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा डराने वाला होता है। विद्या जो थी, दोपहर का ये टाइम था, मतलब अभी शाम होने वाली थी लेकिन धूप लगी हुई थी। अचानक से चीखना और चिल्लाना शुरू कर देती है इसी जंगल के बीचों बीच। अब यहाँ पे कोई और इंसान तो था नहीं कि फट से विद्या को देख पाए। थोड़ी देर विद्या चीखती रहती है और इसी तरह से ज़मीन पे लेट के रो रही थी, चिल्ला रही थी। थोड़ी देर के बाद गांव के कुछ लोग ये आवाज़ें सुनते हैं। जब भागते हुए जंगल के अंदर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो विद्या थी वो एक तरह से पजेस्ड नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई भूत प्रेत, कोई छलावा, इस तरह की चीज़ हावी हो गई है। देखते हैं उसकी शक्ल तो वो पहचान लेते हैं उनमें से कुछ लोग इनफैक्ट कि ये विद्या है और रतन की वाइफ है। फटाफट से विद्या को उठाया जाता है और उसके घर लेके जाया जाता है। फैमिली को बताया जाता है कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं विद्या के साथ और इसको थोड़ी रेस्ट की ज़रूरत है। असल में उस दौरान ऐसा गाँव में माना जाता था कि अगर जंगल के बीच कोई अकेला जाता है या फिर किसी ऐसी जगह चला जाता है जहाँ पे बहुत इंसान नहीं होते सराउंडिंग में, तो अक्सर कुछ शैतानी शक्तियाँ होती हैं या फिर छलावा जैसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को थोड़ी देर के लिए परेशान करती हैं, पोजेस कर लेती हैं, लेकिन कुछ घंटों में अपने आप ही चीज़ें बेहतर भी हो जाती है। अब यहाँ पे विद्या की फैमिली को या फिर जो लोग उनको लेके आए थे उनको भी यही लग रहा था कि शायद कोई छलावा है जो उस पर हावी हो गया है, थोड़ी देर में सब कुछ बेहतर हो जाएगा। इसी के चलते गांव वाले थोड़ी देर बैठते हैं वहाँ पे और अपने अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में लग रहा था विद्या बैक टू नॉर्मल हो रही थी। शाम होने लगती है, रतन और उनके पिता भी पहुँचते हैं। वो देखते हैं, उनको सब कुछ बताया जाता है, लेकिन देखने से क्लियरली लग रहा था कि शायद विद्या जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उससे रिकवर कर रही है, बाहर आ रही है। मतलब कि गांव वालों की जो बातें थी कि छलावा हावी होता है लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाती हैं, वैसा ही हुआ था। अब यहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर दिख रही थी कि जैसा लोगों को लगता था, जैसा लोगों ने एक्सपीरियंस किया था, वही हुआ था। लेकिन
इस रात को डिनर करने के बाद रतन ने कुछ अजीब नोटिस किया विद्या में। उन्होंने देखा कि विद्या जब रात को सो रही थी तो वो बहुत अजीब से वे में गुर्रा रही थी सोए सोए। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। उनकी शादी को कुछ महीने हो गए थे, वो रोज रात को साथ में सोते थे, लेकिन इस तरह का रतन ने कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद विद्या के साथ जो दिन में हुआ है उसका आफ्टर इफेक्ट है ये, मतलब उसी की वजह से ये चीजें उनके साथ हो रही हैं। वैसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद ये रात तो जैसे तैसे निकल जाती है, लेकिन इसके बाद से कुछ और भी अजीब चीजें होनी शुरू हो जाती हैं इनकी फैमिली में। सबसे पहले तो रतन जी कुछ और भी अजीब चीजें नोटिस करना शुरू कर देते हैं विद्या में। उन्होंने इनफैक्ट अपनी फैमिली को भी इन चीजों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि अक्सर जब धीरे धीरे मतलब रातें बीत रही थी और विद्या का जो नेचर था वो बदलता जा रहा था, तो रात को जब भी उनकी आंख खुलती थी कभी कभार उनको विद्या खिड़की पे बैठी हुई दिखाई देती थी। मतलब रात के वक्त जिस वक्त कोई भी इंसान सो रहा हो विद्या उठी हुई होती थी। तो कभी कभार उनकी नींद खुलती थी तो वो अपने बिस्तर पे ही बैठी होती थी, अपने पति को घूर रही होती थी। और कभी कभार जब उनकी नींद खुलती थी तो विद्या सो ही रही होती थी, लेकिन वैसे ही गुर्रा रही होती थी। मतलब एक भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो विद्या हमेशा से करती आई थी। पहली बार उन्होंने इस तरह का नोटिस करना शुरू किया था। और नोटिस भी कब करना शुरू किया था? ये इंसिडेंट उनके साथ होने के बाद। ये सारी चीजें एक तरफ थी, रतन ने ये सारी चीजें नोटिस की थी जो कुछ भी विद्या के साथ हो रहा था, लेकिन अभी तक उनकी सास या फिर उनके ससुर ने कुछ ऐसा देखा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जो रतन थे और उनके पिता थे, उन्होंने स्ट्रिक्टली वार्न कर दिया था अपनी वाइफ को, अपनी माँ को, कि वो बाहर लकड़ियाँ लेने अब नहीं जाएंगे। थोड़े दिन रतन और उनके पिता ही काम से आते हुए लकड़ियाँ ले आएंगे। इस तरह का होता भी है जब किसी भी फैमिली के साथ कुछ अनफॉर्चुनेट होता है तो उसके बारे में अगले कुछ दिन फैमिलीज बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल हो जाती हैं। इनके साथ भी कुछ इसी तरह का हुआ था, लेकिन विद्या के साथ चीज़ें और भी बदलनी शुरू हो गई थी। मतलब कि जो विद्या बहुत ही ज़्यादा डिवोशनल थी, इतनी डिवोशनल कि चाहे वो कपड़े धो रही हो, खाना बना रही हो, कुछ और भी काम कर रही हो, झाड़ू पोछा ही चाहे, उस दौरान भी वो भगवान का नाम हमेशा ही लेती रहती थी। लेकिन अब ये चीज़ें उनके दिमाग से निकल ही गई थी। इसके अलावा जो फ्री टाइम बचता था उसमें वो बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ करती थी। लेकिन अब ये मानो कि जब से उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ था, पूजा पाठ तो उनके दिमाग से निकल ही गया था। दूसरी तरफ रतन के लिए वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहती थी, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग वाइफ थी वो। लेकिन अब वो केयर भी कहीं जा रही थी। रतन को ऐसा लगता था कि अब विद्या उतना ध्यान उन पे नहीं देती है जितना पहले देती थी, और वो प्यार कहीं ना कहीं फेड होता जा रहा है। जब फैमिली को ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं तो उनको एक और एंगल लगता है इसका। मतलब स्पेसिफिकली जो विद्या की सास थी, उनको लगता है कि जो विद्या थी वो बहुत सुंदर थी उस समय, और नई नवेली दुल्हन थी, तो बहुत सारे आसपास के लोग होते हैं जो कुछ तांत्रिक क्रियाएं कर देते हैं, नज़र लगा देते हैं ऐसे लोगों पे। उनको भी यही लग रहा था। इसी के चलते जो विद्या की सास थी उन्होंने उनकी नज़र उतारी। उनको लग रहा था नज़र लगी होगी जो अब उतर गई है और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक होने वाला नहीं था, बल्कि चीज़ें और भी ज़्यादा खराब होने वाली थी। धीरे धीरे जो विद्या की सास थी वो एक चीज़ नोटिस करना शुरू करती है। वो नोटिस करती है कि जैसे जैसे दिन बीत रहे थे विद्या बहुत जिद करती थी जंगल के अंदर जाके लकड़ियाँ लाने की, और वो भी सास को लेके नहीं बल्कि अकेले। उनकी सास उनको हमेशा रोक देती थी, लेकिन विद्या का उसके बाद जो चेहरा बनता था वो कुछ अजीब सा ही होता था। ऐसा लगता था कि विद्या अपनी सेंसेस में नहीं है, और शायद ऐसा था भी, वो जानते नहीं थे, लेकिन सच में ऐसा ही था। विद्या की सास उनको काफी हद तक रोकती रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो और एक एंगल लेके आते हैं इसके बीच में। विद्या की सास को कहीं ना कहीं लगना शुरू हो जाता है कि शायद विद्या का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है आसपास। इसी के चलते वो बाहर जाना चाहती है। बहुत ही ज़्यादा केयरिंग नहीं है अब रतन के टूवर्ड्स, और ना ही फैमिली पे इतना ध्यान देती है। मतलब उनकी सेवा करना, खाना वगैरह टाइम पे देना, इस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा था घर पे। विद्या के मूड पे ही चीज़ें चल रही थी। फैमिली को ऐसा ही लगता है। इसी के चलते उनकी सास अपने पति से और अपने बेटे से ये शेयर भी करती है जब विद्या आसपास नहीं थी। उनके पति और उनका बेटा दोनों इस बात को डिनाई कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए इस बात की कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। लेकिन वहीं उनकी सास को कहीं ना कहीं लग रहा था यही बात सच है। खैर, एक और दिन आता है इसी तरह का, जिस दिन रतन और उनके पिता काम पे गए हुए थे। विद्या अपनी सास को शाम के उसी समय कहती है कि मुझे लकड़ी लेने जाना है। अब उनकी सास श्योर होना चाहती थी जो उनको चीज़ें लग रही थी उस सब पे। इसी के चलते वो उनको अलाउ कर देती हैं। वो कहती हैं
कि जाओ तुम लकड़ी ले आओ, मैं खाना बनाती हूँ। वो कहीं ना कहीं जानना चाहते थे, इसी के चलते वो विद्या का पीछा करना शुरू करते हैं थोड़ी ही देर के बाद, ताकि उसको पता भी ना चले और वो उनके पीछे पीछे जाती भी रहे। जैसे वो विद्या का पीछा करती हैं, लगभग 1 किलोमीटर तक विद्या उनको लेके जाती है। ये वही एरिया था जहाँ पे विद्या उस दिन गिड़गिड़ा रही थी, चीख रही थी जब गाँव वाले उसको लेके आए थे। अब ये देखने के बाद उनको अजीब तो लग रहा था कि आखिरकार ये फिर से इसी जगह क्यों पहुंची है, लेकिन उनके सारे के सारे वहम दूर हो जाते हैं। सच्चाई कहीं ना कहीं उनके सामने आ जाती है जब वो देखते हैं कि विद्या इस लोकेशन से, मतलब जहाँ पे वो गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, चीख रही थी, लगभग 100 मीटर की दूरी पे जाती है और वहाँ पे गाँव का एक पुराना मंदिर था झाड़ियों के बीच में, एक छोटा सा मंदिर, उसके पास जाके बैठ जाती है। अब जिस तरफ विद्या की पीठ थी उसके पीछे उनकी सास खड़ी हो जाती हैं और झाड़ियों के पीछे से देखना शुरू करती हैं। देख के वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थी। शॉक्ड इसलिए थी क्योंकि जहाँ पे विद्या बैठी थी वो तो मंदिर की तरफ देख रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मंदिर के साइड में ही लकड़ियां रखी हुई थी बांध के, जो कि ऐसा लग रहा था फ्रेशली ही काटी हुई हैं, और विद्या जो लेने आई थी जिस तरह से वो लकड़ियां बांधती थी उसी तरह से बंधी हुई थी। ये कैसे पॉसिबल था कि 2 से 5 मिनट में ही ये लकड़ियां अपने आप ही वहां पे आ जाए। वो समझ गए थे एक पैरानॉर्मल एंगल इसमें ज़रूर है और कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है। फिर भी वो वहाँ पे खड़े होके देखते रहते हैं झाड़ियों के बीच से ही कि शायद कोई लड़का इसकी मदद कर रहा हो जिसके साथ इसका अफेयर हो। थोड़ी ही देर और बीतती है, कोई लड़का नहीं आता, लेकिन जो सास को सुनाई देता है वो सुन के उनके होश उड़ जाते हैं। विद्या जिसकी पीठ थी अपनी सास की तरफ, उनको पता लग ही नहीं सकता था कि पीछे से उनको कोई घूर रहा है, और अगर पता लगता भी तो उनके दिमाग में एक्सेप्शन चलती कि कोई भी गांव का इंसान हो सकता है। लेकिन वो कुछ और ही कहती है। वो कहती है कि सासू माँ आ जाइए, यहाँ पे मेरे साथ और कोई भी नहीं है, जिसे आप ढूंढ रही हैं वैसा कोई इंसान यहाँ पे नहीं है। ये सुनते ही उनके सास के होश उड़ जाते हैं और वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है कि मेरी बहू को कुछ हो गया है, मेरी बहू पे भूत हावी हो गया है, मेरी बहू को बचा लो। ये जो चीखें थी थोड़ी ही देर में आसपास के लोग सुन लेते हैं। जैसे वो पहुंचते हैं तो देखते हैं विद्या अपने आपे में नहीं थी। उनकी सास रो रही थी, चिल्ला रही थी और बार बार यही बोले जा रही थी, मेरी बहू को बचा लो, इस पे प्रेत हावी हो गया है, इस पे भूत हावी हो गया है। गांव वाले भी उनको देख के बहुत शॉक्ड थे, क्योंकि जिस मंदिर के बाहर विद्या बैठी थी उस मंदिर का एक बहुत पुराना और बहुत भयानक इतिहास था। खैर गांव वाले थोड़ी ही देर में विद्या और उनकी सास को वापस घर लेके जाते हैं। थोड़ी देर होती है, रतन और उनके पिता भी पहुंचते हैं। गांव वाले उनको ये सारी चीजें बताते हैं, किस तरह से चीजें हैं, और इस मंदिर के पास विद्या बैठी हुई थी जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, थोड़ी देर में आपको पता भी चलने वाला है। अब यहाँ पे चीजें थोड़ी सी अंडर कंट्रोल आ गई थी। जो उनकी सास थी वो शांत हो गई थी, क्योंकि उनको दिख रहा था कि वो अपने घर पे पहुंच गई हैं, चीजें बेहतर है। विद्या भी काफी हद तक अब कंट्रोल में लग रही थी। जो कुछ भी उसको हुआ था उसको खुद भी नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा था। अब रतन और उनकी फैमिली ने प्लान कर लिया था कि वो अगले ही दिन गुर के पास जाएंगे, मतलब एक मीडियम जिनके अंदर ऐसा माना जाता है कि देवता प्रवेश करते हैं। कोई इंसान इस तरह से दुखी हो, कुछ पैरानॉर्मल उनके साथ हो रहा हो, या फिर गांव पे कोई आपदा आई हो, तो वही उनकी रक्षा करते हैं। इसी के चलते और अगले दिन वहां पे वो इसलिए जाना चाहते थे क्योंकि वो दिन शुभ माना जाता है। मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ अगर करवानी हो तो वैसे ही दिन पे करवानी चाहिए, जिसकी वजह से ये चीज़ें ज़्यादा असर करती हैं। अब बाकी का दिन ही आराम से निकल जाता है, रात हो जाती है, डिनर करते हैं, सब सो जाते हैं। लेकिन अभी रात उनके लिए बहुत लंबी होने वाली थी। रतन की अचानक से रात को नींद खुलती है। नींद खुलती है तो वो देखते हैं उनकी पत्नी उनके साथ नहीं सो रही थी। अब पिछली काफ़ी रातों से ऐसा हो रहा था कि अक्सर विद्या अपने बेड पे नहीं होती थी, बल्कि खिड़की पे होती थी। बेड पे बैठी होती थी तो साइड में बैठी होती थी या फिर दरवाजे के आसपास होती थी। इसी के चलते रतन जी थोड़े से शांत थे, थोड़े से रिलैक्स्ड थे कि काफ़ी हद तक यही पॉसिबिलिटी है कि विद्या आसपास ही होगी। जैसे ही घूम के देखते हैं, विंडो के पास विद्या नहीं थी। फिर से घूमते हैं, दरवाजे के पास भी विद्या नहीं थी। लाइट ऑन करते हैं, विद्या आसपास बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि ये दरवाज़ा खुला था। घर का मेन दरवाज़ा बहुत भारी लकड़ी से बना हुआ था और जब भी खुलता था बहुत ज़ोर से आवाज़ आती थी, क्लियरली इतनी ज़्यादा आवाज़ कि घर वाले सब के सब उठ जाएं। लेकिन इस रात उनके ऊपर कुछ इस तरह का जाल पड़ गया था कि वो उठ ही नहीं पाए थे। उनकी नींद खुली ही नहीं थी और वो शॉक्ड थे ये देख के कि कैसे हो गया दरवाज़ा खुला और हम उठे ही नहीं। खैर वो समझ गए थे कि कुछ गलत हो गया है घर में। विद्या शायद फिर से चली गई है, शायद फिर से पोजेस हो। वो आसपास ढूंढना शुरू करते हैं। इनफैक्ट घर के बाहर अभी निकले ही थे कि थोड़ी ही देर में पास के गांव से, मतलब जहाँ पे दिन में विद्या और उनकी सास थी, वहीं का जो पास का गांव था,
वहां से भागता हुआ एक इंसान आता है, काफी एजड इंसान था, और वो उनको बताता है कि विद्या वहां पे है। फैमिली वहां पे पहुंचती है तो देखते हैं कि गांव वाले इकट्ठे हुए थे और विद्या इसी मंदिर के पास बैठ के बहुत जोर जोर से हंस रही थी। क्लियरली लग रहा था कि विद्या अपने आपे में नहीं है, वो पोजेस्ड है, उसके अंदर कुछ और है। गांव वाले और रतन की फैमिली मिलके विद्या को जैसे तैसे घर लेके जाते हैं। ये जो हंसी थी उसकी इतनी लाउड, इसी वजह से गांव वाले मंदिर के पास पहुंच गए थे, सिर्फ विद्या की हंसी सुन के। अब जैसे जैसे विद्या को घर पहुंचाया जाता है, लेकिन वो कंट्रोल में आ ही नहीं रही थी। रात भर उसको बिस्तर से ही बांध के रखा जाता है। घर वाले जागते रहते हैं। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग थे जो कि इस तरह की क्रियाएं जानते थे, हल्का फुल्का उनको भी नॉलेज था, वो भी वहीं पे रुकते हैं ताकि विद्या अगर कुछ भयानक करे तो वो देख सके। जिसके बाद सुबह होते ही उसको सबसे पहले गुर के पास लेके जाया जाता है, जहाँ पे उसको बताया जाता है कि इस तरह से विद्या के साथ ये चीज़ें हुई हैं और आप ध्यान लगाएं, आप देखें कि कैसे सब कुछ ठीक किया जा सकता है और इसके साथ हो क्या रहा है। अब ये जो गुर होते हैं, इनको वैसे भी आसपास की सब चीज़ों का पता होता है कि कौन सा मंदिर किस चीज़ का है और कौन सा मंदिर किस चीज़ का है। इसी के चलते जब उनको पता चलता है कि ये लोकेशन थी जहाँ पे विद्या गई थी, ये लोकेशन थी और ये मंदिर था जिसके बाहर वो बैठी हुई थी, तो वो उनको कुछ बताना शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि वो मंदिर असल में भगवान का नहीं है, बल्कि एक फैमिली थी, इनफैक्ट एक बूढ़ी औरत थी काफ़ी साल पहले, जो कि इस मंदिर में शैतानी शक्तियों की पूजा करती थी। जिसके बाद उसने यही चीज़ें अपनी बहू को पास ऑन की, जिसका नाम था लाची। अब वो वहीं पे रहती थी, ये पूजा पाठ भी करती थी और अपनी सास की ये जो पूजा पाठ थी उसको कैरी फॉरवर्ड कर रही थी आगे। लेकिन जैसे ही उसकी सास ने उसको ये चीज़ें फॉरवर्ड की थी, अगले दिन वो खुद मर गई। इसके बाद जवानी में ही जो लाची थी उसकी भी मौत हो गई। तब से जिस भी चीज़ का ये मंदिर है, जो भी शैतान है, जो कुछ भी इसके अंदर रहता है, वो इसी तरह से नई नवेली दुल्हनों पे ही अटैक करता है या फिर उनको पजेस कर लेता है। इसी वजह से गांव के काफ़ी लोगों ने इस एरिया में जाना ही बंद कर दिया था। इसी वजह से इस गांव के इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा घास था, बहुत ही ज़्यादा लकड़ियाँ थी, क्योंकि वहाँ पे कोई जाता ही नहीं था। गांव वाले सब लोगों को पता था, लेकिन विद्या नहीं जानती थी। उनकी सास को भी मौका ही नहीं मिला था उनको बताने का, क्योंकि ना तो वो उस जगह तक पहुँचे थे और ना ही दिमाग में इस तरह की बातें होती हैं कि विद्या अकेली उस जगह तक पहुँचेगी। लेकिन विद्या का ग्रह था जो उसको वहाँ पे ले गया था। अब ये जो गुरु थे, ये ध्यान लगाते हैं, देवता आते हैं तो वो मंत्र पढ़ के उनके लिए कुछ चावल बना के देते हैं, कुछ फूल बना के देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो विद्या है, इसी के जो कपड़े हैं उनमें एक पॉकेट बनानी है जिसमें ये हमेशा डाल के रखनी है। घर के अराउंड भी वो एक सर्कल लगाते हैं। कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, विद्या को घर से बाहर नहीं निकालना है आने वाले लगभग 1 हफ्ता तक। फैमिली वैसे ही करती है। अब ये जो फूल और चावल उन्होंने दिए थे उनको, ये इसीलिए थे कि विद्या पे कोई चीज़ हावी ना हो सके जो कि उसको घर के बाहर लेके आए। अब जब ये सब कुछ चल रहा था, विद्या अपने घर के अंदर ही थी। उसी दौरान ये जो मंदिर था, जिस चीज़ का भी ये मंदिर था, उसको तोड़ा जाता है। उसके पास में ही देवता का मंदिर बनाया जाता है, जिस वजह से ये चीज़ें वहाँ पे बंद हो गई। 2002 का ये इंसिडेंट है। उसके बाद से वहाँ पे इस तरह का कुछ हुआ नहीं। लेकिन ये एक सबूत था कि जो बुजुर्ग चीज़ें करते थे या फिर जो बुजुर्ग चीज़ें कहते थे, वो मजाक नहीं होती थी, बल्कि सच्चाई होती थी उन चीज़ों में। आजकल ये चीज़ें ख़त्म हो रही हैं क्योंकि लोग इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते नहीं, जो कि काफ़ी हद तक अच्छी बात भी है। ब्लैक मैजिक, काला जादू, किसी पे भूत प्रेत छोड़ना अच्छी बातें तो नहीं होती। जो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं उनका अपना अंत भी बहुत भयानक होता है। सो ये था एक इंसिडेंट हिमाचल प्रदेश के मनाली का, जो कि काफ़ी साल पहले का था। जैसा मैंने आपको बताया, आजकल इस तरह की चीज़ें ना के बराबर ही हैं, लेकिन जब होती थी तो बहुत भयानक होती थी। आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है एंड आई रियली होप आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को भी मिलता है। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम बताना ना भूलें। साथ ही सजेशंस या फिर तारीफ जो भी आप करना चाहें, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से आपके कमेंट्स लाइक नहीं कर पाया हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। इसी के चलते दिमाग बहुत अलग अलग जगहों पे था। कोशिश कर रहा हूँ स्टेबल होने की, जल्दी ही सब कुछ स्टेबल होगा और उसी तरह से हम कमेंट्स में बातें भी करेंगे, इंटरेक्शंस भी करेंगे और जो कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं उन पे मैं ध्यान भी दूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं, अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट सीधा मैसेज बॉक्स में भेज सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।